नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में। दोस्तों, इससे पहले हमने बिहार पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, उसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। प्रैक्टिस सेट 8 आने में काफ़ी समय लग गया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ था कि मैं बारिश में काफ़ी भीग गया था और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अगर सिर्फ बुखार होता तो भी मैं आपके लिए क्लास ले आता, लेकिन खांसी के कारण जो है गला बैठ गया था पूरी तरह से, जो कि आप अभी भी महसूस कर पा रहे होंगे। ये पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास चलनी चाहिए, इसलिए मैं आज की क्लास लेके आ रहा हूँ। तो कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया था, आप सब समझ रहे होंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे आग्रह है कि वो 1 से 7 तक ज़रूर देख लेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और इसकी नोट्स जो है मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर से आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान को जो बनाने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 114 दिन तक चर्चाएं चली थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी। तो 114 दिन इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए की खर्च हुए थे। 64 लाख रुपए व्यय हुए थे, ये टोटल खर्च है। और ये 2 डेट को लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। एक तो है 26 नवंबर 1949 और दूसरा है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। संविधान की जो स्वीकृति हुई थी, उसके बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था, और जिसके कारण जो है हम लोग बोलते हैं कि अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1949 को। बात रही बाकी बचे हुए शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके वजह से हम लोग मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो इन दोनों डेट में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। इसका मैंने पूरे डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ये प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया था। इसके तहत क्या होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अर्थात कहने का मतलब है जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है चुनाव में, वही विजयी होता है। ये प्रावधान हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो ये सारी सूची जो है ये पहली अनुसूची में शामिल है। तो पहली अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची जो है, इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
और इनसे जुड़े हुए जो अभिक्षेत्र हैं उनकी सूची भी इसमें शामिल है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। बात करें अगर 8वीं अनुसूची की, तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन होता है उसके संस्थाओं का कार्य करने के लिए टोटल 18 विषय की जानकारी दी गई है इस 12वीं में। शहरी निकाय में जो कार्य करने वाली निकाय होते हैं उसके बारे में 18 विषय दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है। तो इन ऑप्शंस में से जो है ये ऑप्शन डी है, जो कह रहा है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत ये जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। बाकी के ऑप्शंस में आप जो देख पा रहे हैं ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही सुरक्षित है। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की स्थिति जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। जो भी अगर राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश आर्थिक संकट की स्थिति से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर देता है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद जो 19 है यह स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी कि हट जाता है। आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता ये सब आपसे छीन ली जाती है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जो दी गई स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता जो है अस्तित्व में बना हुआ रहता है, ये आपसे कोई कभी भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और कुछ बातें और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ मैं अगर, तो अनुच्छेद आप ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 352 के तहत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 होता है, 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए आपसे तो इसका जवाब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है? तो इनकी संख्या जो है कुल 530 है। वैसे अगर बात करें तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 निर्धारित होती है, 552, जिसमें से कि 530 चुन के आते हैं, 530 चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं राज्य के विभिन्न चुनाव क्षेत्र से। और इसमें 20 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेश से आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो टोटल सीट की बात करें तो 552 है। आप इनको जोड़ के आप देख सकते हैं, ये आपका 552 पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि 530 चुन के आते हैं और बाकी का मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने डैश को प्रतिस्थापित किया है। तो नीति आयोग के बारे में अगर आपने पिछली क्लास ली होगी तो आपको बहुत गहराई से जानकारी दी गई है नीति आयोग के बारे में।
इसलिए यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हम चलेंगे। तो नीति आयोग ने जो है भारतीय योजना आयोग को जो है दोस्तों प्रतिस्थापित किया है। नीति आयोग 2015 में आया था, 2015 में आकर जो है इसको प्रतिस्थापित करता है। योजना आयोग 1950 में बना था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि मैंने ये सब बातें पूरी डिटेल से आपको पिछले क्लास में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीए का पूर्ण रूप होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन यहाँ तो हमें हिंदी में चयन करना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। एनडीए का जो वर्तमान में अध्यक्ष है, इनका नाम है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा, इसको भी आप याद रखिएगा, कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो आप जवाब देने में सक्षम रहेंगे। एनडीए की स्थापना दोस्तों 1980 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली याद रखेंगे आप। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन बताता हूँ, सो दैट कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके और एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इन बातों को जो मैं बताता चलता हूँ, आप नोट करते चलेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंड्रोमेडा क्या है? तो आप जानते हैं एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में आप धब्बे के रूप में देख सकते हैं। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं भी हैं, जिसको M32 होता है, M32 है एक, और दूसरा है M110। तो ये दो जो है इसकी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये दोनों जो है दोस्तों क्या है, दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां यानी बैंड हैं? तो ये जो है बृहस्पति ग्रह है, जिसका कलर जो है नारंगी के जैसा, नारंगी रंग का है और साथ में सफेद धारियां हैं इस पे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करें मंगल की, तो मंगल लाल है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल का रंग लाल है। शुक्र चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला। और शनि जो है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है, वलय युक्त ग्रह है शनि। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो जब एक ही दिशा में खींचा जाता है तो वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है दोस्तों। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, उस समय सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इससे जो है वृहद ज्वार भाटा कहते हैं। इस दशा में सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है और यह महीने में जो है 2 बार, पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय ही उत्पन्न होता है। तो ये बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे, मैंने कहानी की तरह आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? ग्रासलैंड कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन का जो पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों, तो सवाना जो है हमारा, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रेरी जो है
ये उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और स्टेपी जो है ये यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। लेकिन जो फेन है ये कोई घास का मैदान नहीं है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये फेन हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से दोस्तों जाना जाता है जोधपुर को। जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। बाकी जयपुर की बात करें तो जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अजमेर का जो उपनाम है ये है राजस्थान का हृदय, और बीकानेर को ऊँटों का देश कहा जाता है। तो बाकी ऑप्शंस को भी आप कवर करते हुए चलेंगे तो बेहद गहराई से आपकी तैयारी जो है आगे बढ़ती चलेगी। तो जयपुर का जो मैंने बताया, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, गुलाबी शहर। बीकानेर को बोलते हैं ऊँटों का देश। अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान का हृदय है। बाकी जोधपुर जो है ये ब्लू सिटी है। ये तो आपको क्वेश्चन में ही पता चला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न हमारा है कि नेत्रिनी द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो नेत्रिनी द्वीप जो है दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, यह एक छोटा सा द्वीप है जिसे कि पिजन द्वीप भी कहा जाता है। पिजन का मतलब होता है कबूतर, तो पिजन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है इसको, नेत्रिनी द्वीप को। यह मुरुदेश्वर मंदिर नगर से 10 नॉटिकल मील दूर है। लक्षद्वीप जो है यह भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो ये कवारती है, लक्षद्वीप की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यमुना और गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना और गोमती की सहायक नदी है गंगा। भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणाली है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा आप। उत्तर भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, और उत्तर पूर्व भारत में जो है ब्रह्मपुत्रा, और प्रायद्वीपीय भारत में बात करें तो नर्मदा, कावेरी, महानदी जैसी नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती है। तो आपका क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कुछ और भी आपको दे दिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों कर्नाटक में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन भी किया था, और आज जो है वो क्वेश्चन में ही मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा नौसेना विमानन संग्रहालय जो है गोवा राज्य में है स्थित, गोवा। ठीक है, गोवा राज्य में वास्को डी गामा से 6 किलोमीटर की दूरी पर बोलमालो में स्थित है। और यह जो है एक यह संग्रहालय जो है भारतीय वायुसेना के विकास को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में यह भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? यहाँ पर बात जो है क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन से देवता की पूजा हड़प्पा वासी नहीं करते थे। तो विष्णु की पूजा जो है दोस्तों ये लोग नहीं करते थे। बाकी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग जो थे वो स्वस्तिक तो मिला ही है वहाँ निशान के तौर पर, पशुओं की पूजा करते ही थे, पशुपति शिव की पूजा होती थी। 19वां प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है?
तो दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के कैंडी नाम का एक शहर है श्रीलंका में, उसके तो दोस्तों ये कैंडी शहर में ही स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह जो है यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल भी है। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली थी, और समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे, फोर्थ किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है। यह हिंदू देवता शिव का जो सुंदर सा रूप है, सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में, एवं उनकी भार्या जो पत्नी है देवी पार्वती, मीनाक्षी, दोनों को समर्पित है। तो शिव मंदिर है ये मीनाक्षी मंदिर, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो यहाँ पर कौन ऐसा था जो लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो ये था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में आपको पता ही है दोस्तों कि 1206 से स्टार्ट होता है और ये चलता है कहाँ तक? 1290 तक। तो आप देख पा रहे हैं कि 84 साल तक का शासन था इसका, और इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उसका पुत्र बैठा था, पुत्र अच्छा शासक नहीं बन पाया, तो फिर इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री रजिया बनी। इस तरह से चलता रहा। तो 1206 से लेकर के 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासनकाल रहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है दोस्तों, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन की विचारधारा के अनुसार ब्रह्म समस्त सद्गुणों का साकार रूप है। यह निर्गुण सच्चिदानंद नहीं है, बल्कि सत्यम, ज्ञानम और आनंदम का साकार रूप है। तो निराकार नहीं बल्कि साकार रूप को मानता है ये विशिष्टाद्वैत दर्शन। तो इसके प्रतिपादक जो थे रामानुजाचार्य थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? तो अकबर जो है दोस्तों वो 13 साल की छोटी सी उम्र में जो है पंजाब का शासक बना था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। और 14 फरवरी 1556 को 1556, ये डेट आप एकदम ध्यान में रखेंगे। 1556 को गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। उस समय उसकी आयु जो थी 13 वर्ष 4 महीने थी, मात्र 13 वर्ष 4 महीने। अब बैरम खां की बात करें दोस्तों, तो बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक थे, अकबर की सुरक्षा करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो किला मुबारक स्मारक जो है अपना पंजाब में स्थित है।
इस किले का निर्माण लगभग 1763 ईस्वी में हुआ था और यह ईंट का सबसे पुराना और ऊंचा किला है। ठीक है, इस किले में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान को उसके ही गवर्नर अल्तुनिया ने कैद कर लिया था, जिसके वजह से यह किला चर्चा में रहता है, फेमस है मतलब। एक बात और ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि इस किले का जो निर्माण किया गया था, इसमें कुषाण काल की सामग्री का उपयोग किया गया था, यानी कुषाण कला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो दोस्तों है कोलकाता में स्थित है। यह इस्लामी और मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है। दो वास्तुकला को मिला के बनाया गया है इसको, इस्लामी और मुगलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1829 में प्रतिबंध लगाया गया था। 27वां प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में और इसे काला कानून के नाम से जाना गया था। काला कानून इसलिए इसे कहते थे क्योंकि यह बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून था। इसके तहत सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके नजरबंद किया जाता था। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के रूप में दोस्तों जानते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? तो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था आसफ उद्दौला ने। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण जो है 1784 में कराया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? नियोक्ता का अर्थ होता है रोजगार देने वाला क्षेत्र। तो इसमें से वस्त्र वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जो है सबसे ज्यादा आपको नौकरियां प्रदान करता है। वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का सबसे संगठित और व्यापक उद्योग भी है। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग जो है कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो वस्त्र उद्योग का अपना महत्व है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो नोट जो मुद्रित किए जाते हैं वो नासिक में किए जाते हैं। इसके अलावा देवास और हैदराबाद का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। देवास और हैदराबाद, यहाँ भी जो है नोट प्रिंटिंग होता है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी देवास और हैदराबाद, नासिक, इन तीनों स्थान पर जो है भारतीय मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा डैश भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो दोस्तों आपने नोट देखा होगा 200 का, येलो कलर का नोट होता है और उसके पीछे में क्या छपा हुआ है ये पूछा जा रहा है हमसे। एक तरफ तो महात्मा गांधी होते हैं और दूसरी तरफ जो है एक फोटो बना हुआ होता है। तो 200 के नोट में दोस्तों सांची का स्तूप है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 200 के नोट में जो है सांची का स्तूप बना हुआ है। और बात करें अगर बाकी नोटों की, तो 10 रुपए का जो नोट है इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। 20 रुपए के नोट की अगर बात करें तो 20 के नोट में एलोरा की गुफा है। 50 रुपए के नोट में हम्पी का रथ बना हुआ है, हम्पी का रथ। और 100 रुपए के नोट में रानी की वाव है, रानी की वाव बना हुआ है।
2000 के नोट की बात करें अगर दोस्तों, 2000 के नोट में मंगलयान बना हुआ है, और 500 के नोट पे और तो कोई नहीं बचा, 500 का नोट है, इसमें दिल्ली का लाल किला बना हुआ है। तो इस सारे बातों को आप ध्यान में रखेंगे, नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको भविष्य में काम आएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। 10 के नोट में आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर मिलेगा, 20 के नोट में एलोरा का गुफा, 50 के नोट में हम्पी का रथ, 100 के नोट में रानी की वाव, 2000 के नोट में मंगलयान, 500 के नोट में दिल्ली का लाल किला, और 200 रुपए के नोट में आप देख पा रहे सांची का स्तूप। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न है दोस्तों, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात दर्शाती है। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे आप कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि जो 1 वर्ष से कम आयु के 1000 बच्चों में मरने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है और जिंदा बच्चों का, उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती है? तो ये जो है दोस्तों, कारपोरेट गवर्नेंस के आधार पर तुलना नहीं करती है, बाकी ज्ञान, लंबा तथा स्वस्थ जीवन और जीवन प्रत्याशा यानी जीवन स्तर का तुलना करती है, ये बताने के लिए कि मानव विकास सूचकांक किस देश का कैसा है। बात करें दोस्तों अगर यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है इसका अर्थ, और इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी, 1965 में। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। आपसे ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है यूएनडीपी का, और ये 3 चीजों का जो है तुलना करती है। पहला तो आपका हो गया शिक्षा सूचकांक, जो इसमें ज्ञान लिखा हुआ है। दूसरा होता है लंबा एवं स्वस्थ जीवन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। और तीसरा है जीवन स्तर, यानी कि आय कैसा है किसी परिवार का। तो इससे जो है अनुमान लगाया जाता है इस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य जो है सर्व शिक्षा अभियान का 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना की बात करें दोस्तों, तो ये योजना जो है 2000 से 2001 के बीच में स्टार्ट की गई थी। 2001 के बीच में प्रारंभ की गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उस समय शुरू की गई थी। और प्राथमिक शिक्षा में जो है, भारत में प्राथमिक शिक्षा जो है उसके स्तर में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। 37वां प्रश्न है, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था मेक इन इंडिया का दोस्तों। बात करें अगर मेक इन इंडिया कार्यक्रम की, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी 2014 में। देखिए आपको लग सकता है कि ये जो है काफी पुराना डाटा है, आप इसमें क्यों बता रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न देखा जाता है एग्जाम में कि आपसे सीधे ही पूछ लिया जाएगा मेक इन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया रहेगा 2014, 2015, 2016, 2017। बस आपका खेल वहीं पर खराब हो जाएगा। तो 2014 में हुआ था दोस्तों, एकदम बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम के समय भूल ना हो आपसे। मेक इन इंडिया मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका काम था प्रोडक्शन
यानी कि नई नई चीज़ों को भारत में ही बनाना। इसका उद्देश्य जो है देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भेल का पूर्ण रूप होता है दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यह एक सरकारी कंपनी है जो 10 महारत्न कंपनियों में से एक है। भेल जो है बिजली संयंत्र के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन करता है और भेल की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, 1964 में। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव यानी एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। ठीक है दोस्तों। तो हाथी महोत्सव भारत में राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह आमतौर पर मार्च महीने में होली के त्योहार के दिन आयोजित किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो काली घाट पेंटिंग के लिए दोस्तों कोलकाता प्रसिद्ध है। ठीक है। कोलकाता का जो मशहूर काली मंदिर है, इसके पास कागज, टाट और कपड़े पर बने हुए चित्र स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित थे, जिन्हें काली घाट का चित्र कहा जाता था। इनमें धार्मिक कथा और देवी देवताओं या सामाजिक विषय को ध्यान में रखकर चित्र बनाया जाता था। उसी को बोला जा रहा है आज के डेट में काली घाट पेंटिंग। तो ये कोलकाता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां प्रश्न है, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस के लेखक दोस्तों हैं भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी को जो है तमस के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इसलिए ये प्रश्न जो है इतना महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन हुआ था 1973 में और इसके लिए 1975 में जो है इनको पुरस्कार मिला था। पुरस्कार 75 में मिला था, बुक 73 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42वां प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता में जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत होती है 2006 में। वर्तमान की बात करें तो 2018 में कुल 29 पत्रकारों को नामित किया गया रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए और ये दिया जाता है द इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का सदस्य है? तो इसमें से जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो है ओपेक का सदस्य है। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। यह जो है तेल निर्यातक देशों का संगठन है, तेल बेचने वाले देशों का संगठन है। वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 13 है। कुल 13 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, ये सब जहाँ जहाँ तेल का उत्पादन होता है ये सब कंट्रीज इसमें हैं। तो कुल 13 सदस्य देश हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 45वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी? तो इसरो की स्थापना आपको पता है कि 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है विक्रम साराभाई के प्रयास से। और
बात करें इसरो के मुख्यालय की, तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में कर्नाटक में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर के सिवान है, के सिवान। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में 1920 में भाग लिया था। 47वां प्रश्न है, एक जीबी बराबर कितने केबी होते हैं? तो एक जीबी में, आपको पता है दोस्तों, एक जीबी में कितने केबी होते हैं? 1024 इंटू 1024। तो बात करें एक एमबी की अगर, तो एक एमबी जो होता है वो 1024 केबी के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ बात किया जा रहा है एक जीबी का, तो एक जीबी 1024 एमबी के बराबर बात करें, 1024 एमबी जो होता है वो बराबर होता है एक जीबी के। तो एक जीबी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1024 इंटू 1024, इसको गुना करके आप देख लीजिएगा, उतना ही होगा। हालांकि ये आपका राइट आंसर है, सी। गुना करने पर आपका डाटा आएगा कुछ एक, बहुत बड़ा डाटा आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक डैश है। तो लिनक्स जो है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा कैरेक्टर ब्राउजर को टेक्स्ट एचटीएमएल में टैग से रोकने की सूचना देता है? तो ये जो स्लैश है आपका, यही एचटीएमएल में टैग से रोकने की सूचना देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए एमएस ऑफिस कंट्रोल प्लस जेड कमांड दिया जाता है? तो कंट्रोल प्लस जेड कमांड दिया जाता है दोस्तों पिछले एक्शन को फिर से अनडू करने के लिए। तो यहाँ पे अनडू है, UNDO, अनडू, यानी किए गए कार्य को निरस्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसको मापने की इकाई है? तो पारसेक जो है दोस्तों, ये लंबाई को मापने की इकाई है। पारसेक से काफी ज्यादा लंबी दूरी को मापा जाता है, खगोलीय दूरी को मापने की ये इकाई है। एक पारसेक लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और प्रकाश वर्ष दूरी का वह मात्रक होता है जो कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर एक लाइट ईयर जो होता है आपका, ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और एक पारसेक की अगर बात करें, एक पारसेक, तो ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर डायरेक्ट बोलेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, तो ये सब बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो होता है दोस्तों, ये प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है इसका। और आप इसका ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे। जो फॉर्मूला होता है, प्रकाश संश्लेषण का जो फॉर्मूला होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O, इसमें जो है प्रकाश लगता है, प्रकाश के अलावा क्लोरोफिल लगता है, क्लोरोफिल, इसको आप नोट कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस
जल बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए देख लीजिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 6 लगा लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, जल के सामने 12 लग जाएगा, 12 जल, और ये तो ग्लूकोज तो सही है, 6H2O हो जाएगा और ये 6O2 हो जाएगा। ये रहा आपका जो है प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला। तो इसको आप नोट कर लेंगे, काफी आपको जो है काम आने वाला है। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला अगर पूछ लिया तो शायद ही कोई स्टूडेंट जो है आपके लेवल का तैयारी करने वाला है ये बता पाएगा। तो आपकी चांदी ही चांदी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो वायु के बुलबुले जो तरल पदार्थ में उठते हैं उसके पीछे कारण होता है श्यानता और उत्प्लावन। श्यानता और उत्प्लावन के कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो होता है दोस्तों वो सफेद रंग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो आर्द्रता में अगर कमी हो जाए, वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी हो जाए तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है, जबकि वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होने पर द्रव के वाष्पीकरण की दर में कमी होती है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? तो परमाणु बंध बनते हैं स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा को घटाने के लिए और स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो है परमाणु बंध बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो समुद्री जल में जो पाया जाता है उसका नाम रासायनिक है सोडियम क्लोराइड। तो यही नमक पाया जाता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो फास्फोरस जो होता है काफी प्रतिक्रियाशील होता है, लेकिन उसमें भी श्वेत फास्फोरस जो होता है दोस्तों ये काफी ज्यादा प्रक्रियाशील है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड्य प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है, तो वह क्या है? इसका नाम बताना है। तो ये जो है दोस्तों मीथेन है। मीथेन जो होता है, मीथेन गैस जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, अत्यधिक ज्वलनशील होता है और बहुत ज्यादा दाब के साथ सिलेंडर में भरे जाते हैं इसको। इसका मुख्य अवयव मीथेन, इथेन और प्रोपेन होता है, जिसमें मीथेन 90% होता है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ है कैरोटीन। ठीक, कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों जो बाल, नाखून और त्वचा का मूल घटक होता है। त्वचा का बाहरी परत में कैरोटीन एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जिससे कि आंतरिक अंगों को कोई नुकसान न हो। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? आहार नली को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नली का कौन सा भाग जो है नहीं है? तो इसमें से यकृत और अग्न्याशय जो है ये आहार नली का भाग नहीं है। बाकी सब जो है आहार नली का भाग है। आप देख पा रहे हैं आहार नाल की लंबाई की बात करें तो 8 से 10 मीटर लंबी होती है और आहार नाल में एक नंबर पे आता है मुख गुहा, उसके बाद आता है ग्रस नली, फिर आमाशय आता है, फिर आंत आता है जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत आता है, फिर मलाशय होता है। उसके बाद बाकी अंग जो है इसके पाचन में सहायता करते हैं।
तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि यकृत और अग्न्याशय जो है यह सहायक अंग है, जो कि तरह तरह के एंजाइम्स का स्राव करता है, लेकिन यह एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर में शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो ये भाग होता है दोस्तों एल्वियोली। एल्वियोली का काम ही यही है कि शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करें। इसको हिंदी में वायु कोष्टिका कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आप एकदम याद ही कर लेंगे। आर्द्रभूमि दिवस जो होता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में होने वाले बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ओरियन 2023 का आयोजन जो है दोस्तों ये किया जा रहा है आपके फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास अफिंडेक्स भारत के साथ कितने अफ्रीकन देशों का संयुक्त सैन्याभ्यास था? तो अफिंडेक्स की अगर बात करें दोस्तों तो यह 25 अफ्रीकन देशों के साथ भारत का संयुक्त सैन्याभ्यास था। इसको आप एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहा उद्भव उत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो उद्भव उत्सव 2022 जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया है। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो हाल ही में मोदी जी ने मानगढ़ धाम को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह धाम 1913 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का जो है यहाँ पर बना हुआ है स्मारक, और यह गुजरात राजस्थान का सीमा पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया है। उन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो है पद्मश्री और साथ ही साथ पद्म भूषण दोनों ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ए एंड बी बोथ। तो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इला भट्ट को, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है दोस्तों। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो इसमें पहला कथन है, स्विट्जरलैंड ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई है। बिल्कुल सही बात है ये। इस ट्रेन में कुल 100 कोच हैं, ये भी सही है। यह 1910 मीटर लंबी है, ये भी। तीनों ही कथन दोस्तों सच है, सही बात है। हाल ही में जो है स्विट्जरलैंड ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह 1910 मीटर लंबी है, जिसमें कि 4550 सीटों के साथ 100 कोच है। इस ट्रेन ने 45 मिनट से भी कम समय में 25 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। चलते हैं सीधा अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न पर। 81वां प्रश्न अंग्रेजी का है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस है जो कि 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। लिखा है, आई वांट्स टू बोरो योर बाइसाइकिल फॉर ए डे। तो इसमें पकड़ना है कि कहाँ पे गलत, किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं,
आई वांट्स लिखा हुआ है, जबकि आई वांट्स नहीं होगा, यहाँ पे आई वांट होगा, क्योंकि आई जो होता है वो प्लुरल प्रोनाउन के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपका जो होगा, एस को सिर्फ हम लोग ओमिट कर देंगे यहाँ से, तो ये सही हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बोरो योर बाइसिकल फॉर अ डे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा राइट। चलिए दिखा देता हूं मैं। तो इसका जो ये आई वांट्स लिखा हुआ है, यही वाला जो है पकड़ा गया गलत, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का चयन करना है। तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives। तो कहा जा रहा है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मतलब कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है इतने शब्द के बदले में यूज हो सकता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ही एक ऐसा शब्द है जो कि यहाँ पे आके लगेगा। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है दोस्तों नौकरशाही यानी अधिकारी तंत्र। और यहाँ कहा भी जा रहा है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि एक ऐसा शासन का तंत्र जहाँ पे चुने हुए नेताओं से ज्यादा फैसला लेने का हक किसका हो, स्टेट ऑफिशियल्स का। तो ऐसी व्यवस्था को जो है ब्यूरोक्रेसी ही बोलते हैं, यानी नौकरशाही यानी अधिकारी तंत्र। यहाँ पे अधिकारियों की प्रधानता होती है। बाकी के ऑप्शंस की अगर बात करें, अरिस्टोक्रेसी का अर्थ होता है कुलीन तंत्र, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है प्रजातंत्र जो अपने यहाँ भारत में है, मोनार्की का अर्थ होता है राजतंत्र। तो इन ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शंस को चुनना है। तो कह रहा है कि डैश ऑफ मनी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम परचेजिंग द हाउस। तो इसमें ऐसा क्या हुआ पैसे के साथ कि उसको जो है घर खरीदने नहीं दिया गया। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ कि वो घर नहीं खरीद पाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक, यानी कि कमी, अभाव। तो पैसे की कमी के कारण जो है वो घर नहीं खरीद पाया, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी लिमिट का अर्थ होता है सीमा या सीमित, शॉर्ट का अर्थ होता है कम या छोटा, लेस का मतलब होता है कम, और लैक का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो लैक ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो गलत उच्चारण वाले शब्द हैं उसको चुनना है। तो इसमें से जो गलत उच्चारण वाला है ये गाइडेंस है आपका। गाइडेंस का जो शुद्ध वर्तनी होगा दोस्तों, ये होता है GUIDANCE। गाइडेंस का अर्थ होता है दिशा निर्देश, तो यही आपका जो है गलत है। बाकी डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन, गारंटी का अर्थ होता है जमानत या बंधक, एप्रिसिएट का अर्थ होता है सराहना करना। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 85वां प्रश्न कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सबमिशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद कि यहाँ कहा जा रहा है कि इसको सुधारिए, अगर सुधार की जरूरत नहीं है तो फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को चुनिए। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। इट डिडंट डाउन ऑन मी अंटिल मच लेटर दैट ही डजंट लाइक मी। तो
ये वाक्य बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें नो सबमिशन रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर दिया हुआ कोर्स। ठीक है, इसका जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द को चुनना है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों मोटा या खुरदरा, और सेम भाव देने वाला वर्ड है यहाँ पर क्रूड। क्रूड जो होता है इसका अर्थ होता है कच्चा या अशिष्ट। ठीक है, तो दोनों समान मीनिंग वाला शब्द है। बाकी पोलाइट की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है विनम्र, काइंड का मतलब होता है दयालु, हैप्पी का मतलब होता है खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना है दोस्तों डिसरप्ट का। तो डिसरप्ट का अर्थ होता है बाधित करना या गड़बड़ करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का अर्थ भी होता है बाधा डालना या विघ्न डालना। बाकी डिस्कस की बात करें तो डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा या बहस करना। डिसएग्री का अर्थ होता है असहमत होना, और डिसग्रेस का अर्थ होता है बदनाम करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। तो अगले प्रश्न का जो स्वरूप है वह ऑप्शन में दिया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, एक में व्याकरण की गलती है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द एरर, उस विकल्प को चुनना है जिसमें की गलती है। इंडिया हैज प्रोड्यूस मैनी वेल नोन साइंटिस्ट्स हु हैव रिसीव्ड accolades ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें गलत वाला हिस्सा चुनना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड जो है यही गलत पार्ट है दोस्तों। प्रोड्यूस के स्थान पर जो होता है प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस नहीं होके यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। यहाँ प्रोड्यूस लिखा हुआ है और यहाँ प्रोड्यूस्ड है, आप देख पा रहे हैं। तो यही सुधरा हुआ रूप है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज डैश फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। तो यहाँ पर इसेंशियल आएगा दोस्तों। इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य, मूलभूत। तो इसेंशियल आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस को मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसमें से इसेंशियल हो जाएगा। बाकी विकल्प की अगर हम बात करें तो इसमें डिमांडिंग जो होता है वो इसका अर्थ होता है मांग करना। फोर्सफुल का मतलब होता है जबरदस्ती यानी कि सशक्त, और इंक्रीज्ड मतलब होता है बढ़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है ए बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स लिव एज ए कम्युनिटी। तो जहाँ पर साधु महात्मा जी लोग रहते हैं उस सामूहिक तौर पर, उसको क्या कहते हैं, इसके बदले में एक शब्द बताना है आपको। तो इसको कहते हैं दोस्तों मोनेस्ट्री। ठीक है, मोनेस्ट्री का अर्थ होता है दोस्तों मठ या आश्रम। बाकी विला का बात करें तो विला को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विनोद गृह। कॉटेज का अर्थ होता है कुटिया, और कैंडू का अर्थ होता है सहशासित राज्य। अगला प्रश्न है, इप्सित शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो इप्सित का विलोम की अगर बात करें दोस्तों तो इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु पर कौन सा प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं। तो धातु में अगर आप ता प्रत्यय जोड़ दें तो ये बन जाएगा धातुता। ठीक है, और ये वर्तमान कालिक कृदंत बन जाएगा। जैसे लिख में ता लगा देते हैं तो लिखता बन जाता है, पढ़ का ता लगने पर पढ़ता बन जाता है। तो मूल शब्द में ता कृत प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत बनता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देवीक्षा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो देवीक्षा का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा देवी जोड़ इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। तो जंगल में लगने वाली आग को बोला जाता है दोस्तों दावानल। ठीक है, ये बहुत रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को प्लीज आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? एक में दंत स का प्रयोग है, एक में तालव्य स का। तो इसमें जो शकल है दोस्तों, सकल और सकल, तो सकल माने होता है संपूर्ण और शक्ल का मतलब होता है, शकल का मतलब होता है अंश। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अंश। नेक्स्ट है अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, 97 नंबर का प्रश्न है अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है? तो अंबर का अन्य अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अर्थ अन्य अर्थ क्या होगा? तो कोटि का एक अर्थ तो होता है श्रेणी और दूसरा अर्थ होता है दोस्तों करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चांद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों राकेश, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा गंजे को नाखून न दे कहावत का अर्थ क्या है? तो खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका जो है अर्थ है ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है, यह जो है कुछ न कुछ झोल ही करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी फिर भी मैंने पूरा क्लास लिया है, और वीडियो पसंद आने पर आप इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।